हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डॉक्टर बायोलॉजी बाय सृष्टि। और मैं हूं आपकी सृष्टि मैम। और आज बच्चे जो आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को नफरत होती है इस चैप्टर से। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो याद करने वाली हो जाती हैं या फिर चीज़ें समझ नहीं आती हैं। जैसे रेप्लिकेशन हो गया, जीन एक्सप्रेशंस हो गए, फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। तो डोंट वरी बच्चे, हम इसको बहुत शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे ट्रिक्स के साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से फटाक से आ जाओ, अपना चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हम अपना ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले ये वाले चैप्टर में आपका डीएनए वर्सेस आरएनए रहता है। ठीक है, एक्चुअली हमें ये समझना चाहिए कि इस वाले चैप्टर का बेसिकली मतलब क्या है। देखो, हमें ये पता है कि हमने जेनेटिक्स वाला चैप्टर कंप्लीट किया था, क्या है ना? हमने क्या कंप्लीट किया था बेटा? जेनेटिक्स वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। तो जेनेटिक्स में हमने क्या किया था? जेनेटिक्स में हमें ये पता था कि एक बेसिक यूनिट थी। क्या थी बच्चे? एक बेसिक यूनिट थी जो कि क्या कर रही थी? आपके रिस्पॉन्सिबल थी इन एक्सप्रेशंस के लिए, है ना? आपके किसके लिए? इनहेरिटेंस के लिए, अपने वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। तो वही जीन की जब हम बात करते हैं, वही जीन की हम बात करते हैं, तो फिर किसकी बात होती है? डीएनए और आरएनए की बात होती है, राइट? तो जब हम डीएनए की बात करते हैं तो बेसिकली डीएनए क्या होता है या फिर आरएनए क्या होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। इतनी बात समझ आई या नहीं? आगे बढ़े, चलो। तो क्या है ये वाला चैप्टर? आपका बोल रहा है आपसे, द मॉलिक्यूल्स दैट कंट्रोल्स इनहेरिटेंस इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड या फिर पॉलीन्यूक्लिक एसिड। मीन्स हम बोल सकते हैं कि एक ऐसे मॉलिक्यूल जो कि कंट्रोल कर रहे हैं आपके किसके को? इनहेरिटेंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उनको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, अब ये सबसे पहले किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक कैन द बेसिस ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। अब उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन किया था ऑफ किसका? जो डेटा था विल्सन एंड फ्रैंकलिन का डबल हेलिक्स मॉडल के ऊपर। इतनी बात समझ में आई? तो मीन्स हमें पता है कि हमारा जो डीएनए है वो क्या है बच्चे? आपका डबल हेलिक्स मॉडल है। तो उसी के ऊपर इसमें बात की गई है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड, तो हमें पता है न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या? दो चीजें होती है, एक होता है डीएनए, एक होता है हमारा आरएनए। ठीक है, तो जब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, किसकी बात करें बच्चे? न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में हमारी दो चीजें आ जाती हैं, एक आ जाता है हमारा डीएनए, दूसरा आ जाता है हमारा आरएनए। ठीक है, तो जब हम डीएनए की बात करते हैं तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि डीएनए थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपका आरएनए से। ऐसा नहीं है कि ये दोनों ही आपके जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही आपके जेनेटिक मटेरियल हैं, पर ये भी इस वाले चैप्टर में प्रूव किया गया है कि ये आपका जेनेटिक मटेरियल कौन है कौन नहीं है। ठीक है, पहले लोगों को लगता था कि आपका प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, बट फिर बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट में समझ आया कि प्रोटीन तो बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ है जेनेटिक मटेरियल के नाम पे। ठीक है, तो अल्टीमेट गोल हमें आज की डेट में पता है क्या? कि हमारे पास जो डीएनए है वो क्या है बच्चा? आपका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, बट इस वाली बात को करने से पहले हमें सबसे पहले आपका डीएनए वर्सेस आरएनए थोड़ा सा देख लेना चाहिए। ठीक है, या फिर हमें थोड़ा इंडिविजुअली डीएनए को भी देख लेना चाहिए और आरएनए को भी देख लेना चाहिए। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे एक डेटा दिया गया है, क्या? न्यूक्लिक एसिड में क्या है? आपका डीएनए भी है और आरएनए भी है। ठीक है, तो डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब अगर हम बात करें आरएनए केवल किस में प्रेजेंट होता है? किसी फ्यू वायरसेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नंबर आया गया है, क्या? जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो मेजोरिटी में क्या है? आपका डीएनए आता है। ह्यूमन में कितने बेस पे प्रेजेंट होता है? 3.5 इंटू 10⁻⁹ बेस पर। बेटा ये आपका जो पूरा डेटा है ना, ये जो पूरा जो डेटा है वो पूरा आपका एनसीईआरटी पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा ई कोलाई का दे रखा है, लैम्डा बैक्टीरियोफाज का दे रखा है और आपका आपका एक और बैक्टीरियोफाज का दे रखा है। ठीक है, ये दोनों ही बैक्टीरियोफाज है, बस फर्क थोड़ा सा नाम का पड़ जाता है। ठीक है, फिर एक मिशन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1869 में डिस्कवर्ड किया क्या? डीएनए को, जिसका नाम क्या दिया? इसका न्यूक्लिन नाम दिया था। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या बच्चे? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं डीऑक्सी की, किसकी बात करते हैं बच्चा? हम जब भी डीऑक्सी की बात करते हैं
तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि सेकंड नंबर पे जो आपका ऑक्सीजन है उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, या फिर बोलते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से, अच्छा यही एक इकलौता रीज़न है जिसकी वजह से जो आपका डीएनए है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा, स्टेबल हो जाता है। चले आगे बढ़े। देखो, अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं या फिर आरएनए की बात कर रहे हैं, वो तीन चीज़ों से मिलके बनता है। वो एक आपका फॉस्फेट ग्रुप, फिर आपका शुगर, ठीक है, जो कि 5 कार्बन होती है, उसके साथ साथ आपके नाइट्रोजन बेसिस। तो अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ा होता है। ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये आपकी शुगर है, ठीक है। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं बात करूँ बच्चे, ये देखो, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये पूरा सेक्शन, ये कंसीडर होता है आपका एक चीज में, दैट इज नोन एज बैकबोन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम बैकबोन कहते हैं। चाहे वो फिर आप इधर से देख लें, चाहे आप उधर से देख लें, ये दोनों ही दोनों क्या है बच्चे, आपके बैकबोन है। और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। तो हमारी चीजें किस तरीके से मिलके बनी है, यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखो, अगर हमने, ये हमारा स्ट्रैंड है, किसका स्ट्रैंड है बेटा, आपके डीएनए का स्ट्रैंड है, राइट। तो डीएनए के स्ट्रैंड में आपके, या फिर आरएनए की स्ट्रैंड, कोई सी भी बात करो, या फिर बेसिकली इतना बोलो कि हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें, तो न्यूक्लिक एसिड आपका तीन चीज़ों से मिलके बनता है। एक आता है आपका क्या, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। एक आता है आपका राइबोज शुगर, इतना क्लियर हुआ। फिर फॉस्फेट ग्रुप, राइबोज शुगर, और फिर लास्ट में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है नाइट्रोजनस बेसिस। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। चलो अब आगे बढ़े। अगर हम अपने नाइट्रोजन बेसिस की बात करें बेटा, इसको हमें थोड़ा और भी डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये आपके दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका प्यूरीन्स, और एक होते हैं आपके पायरिमिडीन, ठीक है। एक होते हैं प्यूरीन्स बच्चे, और एक होते हैं आपके पायरिमिडीन। चलो इसे फटाक से पढ़ते हैं। ये बेटा आपका डीएनए के सारे स्ट्रक्चर दे रखा है कि कैसे इसमें आपका शो हो रहा है। ये देखो, ये जो आपकी चीज दिखाई दे रही है ना, इसको हम बैकबोन कह रहे हैं आपके, ठीक है। और ये कैसे शो हो रही है, ये जो देखो रेड कलर का मैं डॉट बना रही हूँ ना, ये आपका पूरा फॉस्फेट और बेटा राइबोज शुगर है। और ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं, ये नाइट्रोजन बेसिस है, ठीक है। हम ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, ये बीच में नाइट्रोजन बेसिस हो गए, और ये वाला सेक्शन आपका बैकबोन कहलाता है। चलो आगे बढ़े बेटा। देखो, अगर हम चेन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन बेसिस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट तीन चीजों से मिलकर बन रही है, अभी बताया। नाइट्रोजन बेसिस आपके दो तरीके के होते हैं, एक प्यूरीन्स होते हैं और एक बेटा एक आपके पायरिमिडीन्स होते हैं। अगर हम शुगर की बात करें तो वो भी दो तरीके की होती है, राइबोज होती है और डीऑक्सी राइबोज होती है। फॉस्फेट ग्रुप की बात करें तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपने प्यूरीन और पायरिमिडीन। तो प्यूरीन की बात करें तो प्यूरीन क्या होते हैं, एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि कंपोज होते हैं आपके पायरिमिडीन रिंग, और उसके साथ फ्यूज क्या होती है, इमिजाडोल रिंग भी फ्यूज्ड होती है, ठीक है। इसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है, एडेनिन और ग्वानिन। उसके साथ साथ इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन रिंग एंड 4 नाइट्रोजन एटम। तो ये आपका पूरा क्या है, प्यूरीन का डिस्क्रिप्शन है। अगर हम पायरिमिडीन की बात करें तो पायरिमिडीन क्या है आपका, हेट्रोसाइक्लिक इन नेचर होती है, विद द एरोमेटिक कंपाउंड रिंग, जिसके साथ क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा, वहां पे भी है, बट यहाँ पे रिंग का अंतर पड़ जाता है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद 3 न्यूक्लियो बेस है, जिसमें एक आता है साइटोसिन, एक आता है थायमीन और एक आता है आपका यूरेसिल, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 1 हाइड्रोजन कार्बन रिंग एंड 2 नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा क्या, कि प्यूरीन का क्या है, पायरिमिडीन का है। देखो अल्टीमेट गोल क्या है, हमें आपके क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, राइट। तो क्वेश्चंस के लिए एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ। जैसे आपको प्यूरीन में हमने क्या बोला, ए आता है और जी आता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए जी पूरी खाओगे क्या, ठीक है। खाओगे क्या, ठीक है। तो ये क्या होगी बेटा, ये एक आपकी ट्रिक होगी। ए जी से मतलब क्या आ गया, आपका एडेनिन आ गया और ग्वानिन आ गया, ठीक है। तो ए जी पूरी खाओगे क्या, क्लियर है। अब और अगर हम पायरिमिडीन की बात करें तो पायरिमिडीन के लिए सीधा निकल के आता है सी यू टी, सी फॉर साइटोसिन,
यू फॉर आपका यूरेसिल और टी फॉर आपका थायमीन। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो देखो प्यूरिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये आपके रिंग से फ्यूज्ड है और इसमें 2 रिंग प्रेजेंट होती है और इसलिए दोनों का स्ट्रक्चर बेटा आपको ऑलमोस्ट सेम दिखाई देता है, बस आपके जो एलिमेंट्स हैं उनका नंबर चेंज हो जाता है। ठीक है, ये आपका एडेनिन का स्ट्रक्चर है, ये आपका ग्वानिन का स्ट्रक्चर है, और ये पायरिमिडीन में ये साइटोसिन है, ये आपके यूरेसिल है और ये आपका थायमीन है। अब एक कंसेप्ट निकल के आता है कि वो कहलाता है आपका न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी हमने देखी है प्यूरिन देख लिया, तो प्यूरिन की अगर हम बात करें तो एक ए और जी क्या कहलाती है आपकी एडेनिन और ग्वानिन, और ये क्या है CUT। ठीक है, अब एक कंसेप्ट निकल के आता है, आपसे पूछा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं और न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। तो हम जब भी टाइड की बात करेंगे बेटा तो उसमें तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, मीन्स ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। हम वहाँ बोल सकते हैं कि आपका फॉस्फेट ग्रुप भी है, फॉस्फेट प्लस राइबोस, है ना, तीनों चीज़ें लिख देती हूँ बेटा आपके लिए, और फिर आपका नाइट्रोजन बेसिस। बट हम न्यूक्लियोसाइड की जब हम बात करेंगे तो न्यूक्लियोसाइड का मतलब हो जाता है कि आपका केवल राइबोस शुगर प्रेजेंट है प्लस आपका नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि राइबोस शुगर है और नाइट्रोजन बेसिस है। तो हम यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ मेंशन कर सकते हैं क्या, कि न्यूक्लियोसाइड, देखो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फिर न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये देखो ऐसे फॉस्फेट ग्रुप इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा आपका न्यूक्लियोटाइड। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़े। यहाँ पे बेटा वही चीज़ लिखी हुई है, न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है। अब ये चीज़ जो मैंने आपको बता दी, न्यूक्लियोसाइड मीन्स क्या, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है। ठीक है, चलो और आगे की अगर हम बात करें तो ये देखो न्यूक्लियोटाइड क्या है हमारे, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या, डबल हेलिक्स मॉडल। तो देखो बेटा अभी मैंने आपको बताया था ये जो वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या हमारी बैकबोन है। ठीक है, अब ये बैकबोन में ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है ये बेटा हमेशा राइट हैंडेड कर्व लेता है या फिर टर्न लेता है, और ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, एक स्ट्रैंड ये जा रहा है दूसरा स्ट्रैंड ये जा रहा है, और इस वाले सेक्शन को अपन बोलते हैं माइनर ग्रुप। क्या कहते हैं बेटा इसको हम बोलते हैं आपके माइनर ग्रुप। पर जब हम इसकी बात करते हैं तो इसको बोल देते हैं, इसकी जब हम बात करते हैं बेटा, ये जो देखो इसके कंपेयर में ये बड़ा है ना, ये देखो डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मेजर ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, मेजर ग्रुप और एक माइनर ग्रुप। ठीक है, इसकी कुछ हमें कैलकुलेशंस याद रखनी पड़ती है, कुछ इस तरीके से दिखता है आपका स्ट्रक्चर। चलो तो अब नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है बेटा क्या, Watson and Crick worked out the first correct double helix model of DNA which explained most of the property। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, DNA is made up of 2 polynucleotide chain। हाँ हमें पता है, एक चेन ये जा रही है दूसरी चेन ये आ रही है। The backbone is constituted by sugar phosphate। हाँ हमें पता है, अभी हमने बताया शुगर प्लस फॉस्फेट से मिलके बनता है। While the nitrogenous bases project inwards। और जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं बेटा वो कहाँ रहते हैं, अंदर के साथ प्रोजेक्ट रहते हैं। ठीक है, फिर द टू चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। अब क्या है, मैंने आपको बताया है कि 2 स्ट्रैंड है तो 2 स्ट्रैंड बेटा ऑपोजिट साइड में होते हैं। जैसे एक स्ट्रैंड है 5' to 3' और दूसरा है 3' to 5'। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 5' के जस्ट नीचे आपका 5' आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो उसके पीछे सीधा सा लॉजिक है। अगर हमने यहाँ पे सपोज ATTA अगर ये सिक्वेंस रख दिया तो हमें पता है कि जब पेयरिंग होती है तो पेयरिंग के नाम पे इन पे ऑपोजिट होते हैं। तो अगर ये एज इट इज होगा तो ATTA, तो आप खुद बताओ ये इसके साथ बॉन्ड कैसे बनाएगा, है ना। तो जब इसके साथ ये बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा तो फिर क्या फायदा, इसलिए कैसे होते हैं बेटा आपके एंटी पैरेलल होते हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। फिर आता है द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड आप पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो एडेनिन बॉन्ड करता है आपका थायमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और ग्वानिन बॉन्ड करता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड 3 यूज करके और साइटोसिन के साथ। बट ये कंडीशन होती है आपकी किस में, डीएनए में। पर जब हम आरएनए की बात करते हैं तो एडेनिन के साथ आपका यूरेसिल ज्वाइन हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर अगर इसके आगे की बात करें हम तो आगे क्या आ जाता है कि अभी मैंने आपको बोला कि पेयरिंग कैसे होती है, तो आगे में देखो क्या है, द
टू पॉलीपेप्टाइड चेन, जो हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन है, आर कॉल्ड इन अ राइट हैंडेड, अभी बताया था बेटा वो राइट हैंडेड मतलब ऐसे करके फोल्ड होता है, ठीक है, कभी ऑपोजिट में नहीं जाएगा, हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ फोल्ड होता है। उसके बाद इनकी जो पिच होती है हेलिक्स की वो कितनी है 3.4 नैनोमीटर, बेटा ये याद करनी पड़ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ बेस पेयर की बात करें, एक टर्न में बेटा कम से कम कितने होते हैं 10 होते हैं। उन दोनों के बीच के डिस्टेंस मीन्स बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस जो है वो 0.3 नैनोमीटर, मीन्स हम अगर एक टन की बात करते हैं तो वो 10 निकल के आते हैं। और इनके बीच का डिस्टेंस देखो यहाँ पे दे भी रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा 0 पॉइंट ये वाला, ठीक है, 0.34 नैनोमीटर। आगे चले, चलो फिर नेक्स्ट आ जाता है क्या, डिस्टेंस हो गया। फिर परसेंटेज कैलकुलेट करके निकाले, जो परसेंटेज वाले क्वेश्चंस होते हैं बेटा वो इस फॉर्मूले से निकलते हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, ये आप याद करो और अच्छे से सॉल्व करो क्वेश्चन द। फिर नेक्स्ट है द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर इन द डबल हेलिक्स, दिस प्रोवाइड द स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर इन एडिशन टू दी। अब देखो अब होता क्या है कि एक में आपके ये देखो ऐसे बना लेते हैं इनको, जैसे सपोज एक मॉलिक्यूल है, एक आपका स्ट्रैंड है ना, अब दूसरा भी इसी से जुड़ा हुआ है, इसी की वजह से यहाँ पे क्या आ जा रही है बेटा स्टेबिलिटी आ जा रही है, क्या आ जाती है बेटा स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। आगे चले, चलो फिर नेक्स्ट क्या है, पैकेजिंग की बात हो रही है कि आपका डीएनए पैक कैसा होता है। अब आप खुद बताओ कि जब हम बात करते हैं कि सपोज ये हमारा सेल है ना, अब सेल के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के अंदर और अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहीं आपको क्या प्रेजेंट है, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे कहीं क्या प्रेजेंट है बेटा आपके क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दिखाई दे रहा है, अभी तो स्क्रीन जूम है तो अभी आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम और अगर डिटेल में बात करें तो होता क्या है, देखो ये चीज हम बाहर निकालेंगे है ना, बाहर जूम करके हम इस पे बात करेंगे। अब एक बात बताओ आपको कि इतनी सारी सेल्स हैं हमारे पास, ये हमारी सेल है ना, और हमारा जो डीएनए है वो कितना है 2.2 मीटर है, कितना है 2.2। तो जब इतना बड़ा डीएनए है तो एक जगह पे रखने के लिए पूरा खोल के तो रख नहीं सकते, तो जाहिर सी बात उसको क्या करेंगे कंडेंसली पैक करेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि डीएनए की जब हम पैकेजिंग करते हैं उसके लिए एक स्पेशल प्रोटीन लगती है दैट इज नेम्ड हिस्टोन। क्या बोलते हैं उस प्रोटीन का नाम, क्या बच्चे, हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। चलो पहले इस थोड़ी कैलकुलेशंस पढ़ लेते हैं फिर हम बात करते हैं। लेंथ ऑफ डीएनए इन ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस बिटवीन टू मतलब हमारे जो बेस पेयर, दो बेस पेयर है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, अभी बताया 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। तो ओवरऑल जब हम सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं बेटा तो कर करा के हमारे पास कितनी लेंथ निकल के आती है 2.2 मीटर। तो जब हम पैकेजिंग की बात करते हैं बेटा डीएनए हेलिक्स की, तो हिस्टोन प्रोटीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा ये जो प्रोटीन है आपकी वो कैसी होती है, पॉजिटिव इन नेचर होती है, और जो आपका डीएनए होता है, डीएनए आपका नेगेटिव इन नेचर होता है, इतनी आपको बात याद रखनी पड़ेगी। तो हिस्टोन क्या कंटेन करता है, बेसिक अमाइनो एसिड जिसमें आपका लाइसिन और आर्जिनिन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसका नेचर कैसा हो जाता है बेटा पॉजिटिव हो जाता है। अब इसके प्राइमर फॉर्म यूज होते हैं, मीन्स हमें तो आपकी एनसीईआरटी ने एक न्यूक्लियोसोम बना के दे दिया है ऐसे करके, है ना, ये आपका न्यूक्लियोसोम आपकी एनसीईआरटी ने बना रखा है। पर बेटा ये जो आपको पूरा न्यूक्लियोसोम दिखा रखा है ये आपके अट्ठे फॉर्म में प्रेजेंट है, क्यों, मीन्स हम बोल सकते हैं कि आपका जो हिस्टोन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, कितने प्राइमर होते हैं उसके, ऑक्टामर होता है, मीन्स वो 8 नेचर में प्रेजेंट है, 8 फॉर्म में। तो हम बोल सकते हैं ये आपका न्यूक्लियोसोम है और ये आपके न्यूक्लियोसोम है और ये आपका क्रोमेटिन है, ठीक है, ये क्या है आपका क्रोमेटिन है। तो हम बोल सकते हैं क्या है H2A H2B H3 H4। अब आप बोलोगे मैम ये तो 4 हुए, बेटा इंटू 2 कर लो, क्यों, H2A 2 बार प्रेजेंट है, अगर H2B है यहाँ पे तो एक और H2B होगी, H3 भी 2 होंगी और H4 भी 2 होंगी, ठीक है। तो ऐसे करके एक ऑक्टा ये बन जाता है। इन सबको मिलाने के बाद बेटा आपके 8 हिस्टोन के ऑक्टामर बनते हैं, ठीक है, जो कि रैप्ड अराउंड होते हैं कितने 200 बेस पेयर, कितने बेस पेयर बेटा 200 बेस पेयर, एक बार में वो 200 बेस पेयर को ही लपेटते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में मैंने अलग दे रखा है, यूकैरियोटिक का बेटा अलग दे रखा है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा जब सुपर कॉलिंग की बात आती है, देखो यहाँ पे सारी चीजें दे रखी है, ठीक है। जब हम सुपर कॉलिंग की बात करते हैं बेटा तो आपको पता होना चाहिए जो आपका डीएनए है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डीएनए आपकी
कंडेंस्ड फॉर्म है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारा क्रोमोसोम है वो क्या है, आपकी कंडेंस्ड फॉर्म है, ठीक है। इतनी चीज समझ आई। चलो आगे बढ़े। ये देखो, अब ये क्या है, ये मैंने आपका यहाँ पे कंडेंसेशन दिखा रखा है कि कैसे कंडेंस्ड हो रखा है। अब ये सारा नेटवर्क आ गया, क्रोमेटिन फाइबर आ गया। अब ये क्रोमेटिन जब बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाता है ना बेटा, तो कन्वर्ट हो जाता है आपका किस में, क्रोमोजोम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सेंट्रोमेयर है। तो जैसे जो सेंट्रोमेयर के पास होते हैं वो ज़्यादा डेंसली कंडेंस्ड होते हैं, मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड होगा, ठीक है। ये आपका सेंट्रोमेयर हो गया, रुको, ये आपका सेंट्रोमेयर हो गया, ठीक है। और ये आपका जो है, ये आपका क्रोमेटिन है, या फिर बोले हमारा डी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जब भी क्रोमोसोम, एक सेकंड रुको बेटा अभी बताती हूँ। हाँ अब सुनो, होता क्या है कि हमने बोला कि जो हमारा डीएनए है ना, डीएनए क्या है, डीएनए की कंडेंस्ड फॉर्म आपकी क्रोमोसोम कहला रही है ना। समझने की कोशिश करो, हमेशा याद रखो बेटा कि अगर जब हम डीएनए को बहुत ज़्यादा टाइटली वो कर देंगे ना, पैक कर देंगे, रैप कर देंगे, तब जाके आपका क्रोमोसोम बनता है। तो क्रोमोसोम के ऊपर कोई भी हाईएस्ट कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है, ये हाईएस्ट है, ठीक है। पर जब भी सेंट्रोमेयर की बात आती है जो कि इसके मिड में प्रेजेंट होता है, तो बेटा देखो सेंट्रोमेयर जो है आपका, सेंट्रोमेयर के पास में ज़्यादा कंडेंसेशन हुई होती है और बीच बीच में लूज कंडेंस्ड हुआ होता है, ठीक है। आपका पैकेजिंग जो है लूज हुई होती है, क्यों, क्योंकि देखो एंजाइम को भी तो एक्ट करना है। अब हमें सारी चीज़ें भर के रख देंगे तो एंजाइम कहाँ एक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये कुछ इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इसको कलर कर दो, लो और कर दो यहाँ तक। अब बीच में क्या प्रेजेंट है, बीच में आपका थोड़ा लूजली प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे ही आपका क्रोमोसोम बन जाता है। तो जब ये बन जाता है बेटा, तो इस पे दो साइड निकल के आती है। पहली साइड यहाँ पे ये वाला जो कंडेंस्ड एकदम हाईली है, इसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं, जो कि टाइटली पैक्ड होता है और डार्क इन कलर होता है, ठीक है। फिर जब हम ये जो लाइटली पार्ट है इसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन, जो कि लूजली पैक्ड होता है और ये लाइट इन कलर होता है, ठीक है। और इसी वाले सेक्शन पे आपके एंजाइम जो है अटैक करते हैं, या फिर बात बोल रही हूँ, मतलब आपके एंजाइम इस पे अटैक करेंगे और तब जाके आपकी रिएक्शंस होती हैं ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा दे रखा है। और ये देखो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन ऑलरेडी बना रखी है, देखो किस तरीके से आपका जो डीएनए है वो रैप्ड हो रखा है, ठीक है। ये इस तरीके से बेटा आपका डीएनए जो है पैक्ड होता है, और ये सारी यूनिट मैंने लगा के दिखा रखी है किस तरीके से अरेंज्ड है, ठीक है। आगे चले, ये आपका जो है बीड ऑन स्ट्रिंग वाला डायग्राम है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाला डायग्राम। अब ये क्या डायग्राम है, ये आपका एनसीईआरटी का है, यहाँ पे भी लिख देती हूँ एनसीईआरटी, ठीक है, जो कि क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको प्रॉपरली दिखा रखा है। आप अगर आप यहाँ से देखोगे, ठीक है, ये आपका डीएनए है, कंडेंस्ड हुआ थोड़ा, है ना, फिर और कंडेंस्ड हो गया, ये देखो, और फिर ये और कंडेंस्ड हो गया, और कंडेंस्ड होते 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 बेटा आपका किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया। ये देखो आपको सारी चीज़ें दे रखी है, ठीक है। अब यहीं पे मैंने आपको डीएनए और आरएनए कंप्लीटली जितना हो सकता है, जितना आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, वो मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया है। तो मैं इस वाली लेक्चर को यही ख़त्म करती हूँ, और जो अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा बेटा आपका रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वाला आएगा, और उससे पहले आपका जेनेटिक सर्च आएगा, या फिर बोले हम जेनेटिक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, जिसमें आपका हर्शेज एंड चेज वाला है, या फिर आपका बायोकेमिकल है, जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, पर फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हो जाता है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं, उसके साइंटिस्ट पर भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके साथ साथ जो मेन इंपॉर्टेंट है, हीट किल्ड वाला, ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट है, हम उस पर भी बात करेंगे। इतनी चीज़ समझ आई। चलो आज के लिए, अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगे तो उसके लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।